दोस्तों, आज के वीडियो में कई बड़े अपडेट्स सामने आए हैं। सबसे पहले बात करें तो चाय बेचकर मशहूर हुए डॉली चाय वाला बिल गेट्स से मिलने के बाद शोएब अख्तर से भी मिल चुके हैं। ये मुलाकात भी काफी चर्चा में है। वही कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए एक अहम कदम उठाया गया। भारी भीड़ के चलते कई लोग सड़कों पर सोने को मजबूर थे, लेकिन एक मस्जिद ने अपने दरवाजे खोल दिए और इन लोगों को अंदर ठहरने की इजाजत दे दी। मस्जिद के अंदर बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी खाने में कुछ डाल रहा है। यह घटना उस वक्त हुई जब कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जा रहा था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस हरकत पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक वीडियो बनाया। हमारे बहुत प्यारे दोस्त नागपुर से आए हैं, बहुत ही फेमस है डॉली। थैंक यू। डॉली मेरे मैच देखे? हाँ जी हाँ सर, बहुत सारी मैचेस देखा सर मैंने आपकी वाली। बहुत सारे मैचेस जी देखे? हाँ सर, बिल्कुल मजा आया? बिल्कुल सर। और आप इतने फास्ट बॉलर हो सर, आपको मैं क्या बताऊँ सर, ऐसे लगता है सर आप बॉलिंग नहीं कर रहे हो, किसी को बॉल फेंक के मार रहे हो सर। और सचिन को आउट करता बुरा लगता था ना? नहीं सर, क्या करूँ सर, है ना, वो भी सचिन बड़े बुरा लगता था। चाय बहुत अच्छी लगी है, चाय बहुत अच्छी बनाई इनकी चाय। थैंक यू डॉली, बेस्ट ऑफ लक में। लव यू मैम। निखत अब्बास को तो आप जानते ही होंगे, पहले वे बीजेपी में थे और जिस तरह की बातें करते थे वो सबने सुना। लेकिन अब जब उन्होंने अपना रुख बदल लिया है तो आईटी सेल वाले उन्हें भी निशाना बना रहे हैं। पहले आईटी सेल के लोग ही निखत अब्बास को फॉलो करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का भांडा फोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तभी से लगातार कुछ बेनाम और फेसलेस ट्रोलर्स मुझे ट्रोल कर रहे हैं। और ये ट्रोलिंग किसके इशारों पे हो रही है ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर फिर भी कुछ सवालों के जवाब मैं जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एक ऐसा जहरीला अड्डा बन चुका है जहां पर शीर्ष नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को आग में झोंक रहे हैं, क्योंकि यह विचारधारा की पार्टी नहीं बची है, अब ये सत्ता की भूखी मशीन बन चुकी है। और मेरा मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का यही रहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से पूरे देश में नफरत, गंदगी और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। ये अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को यही नफरत की राजनीति सिखाकर मैदान में उतारते हैं। और जाहिर सी बात है, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बोल देते हैं अपने भाषण में कि मंगलसूत्र लूट लिया जाएगा और मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, वोट जिहाद हो रहा है, जब ऐसा नफरत भरा भाषण देश के प्रधानमंत्री बोल देते हैं तो जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता है नीचे का, वो किस प्रकार की नफरत अपने दिल में उतार बैठेगा, ये आपको और मुझको समझना मुश्किल नहीं है। यही कारण है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। और कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप इतने साल पार्टी में थे, पार्टी की लीडरशिप से, टॉप लीडरशिप से बात करें तो मैं आपको बता दूं कि टॉप लीडरशिप में नेशनल प्रेसिडेंट यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हो, जो इनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, राष्ट्रीय मंत्रियों की मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, महिला सांसद हो, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हो, सबको लिखत में चिट्ठी दी है। जिस दिन मीडिया कहेगी और वक्त का डिमांड होगी तो मैं ये सारी चिट्ठियां भी आपके साथ सार्वजनिक कर दूंगी। इन लोगों ने कभी नहीं सुनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी महिला की बात कभी सुनी ही नहीं जाती है। महिला सशक्तिकरण का झूठा नाटक करते हैं और मुसलमान महिला की तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहती, क्योंकि ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। यही कारण रहा भारतीय जनता पार्टी से मैं अलग हो गई, क्योंकि ये पार्टी लगातार नफरत फैला रही है, देश का माहौल बिगाड़ रही है, बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, एक समुदाय को लगातार चाबी लगा रही है कि आप भड़को, लेकिन याद रखिएगा मुसलमान कौम भड़केगी नहीं। और तो और टीआरपी के लिए कुछ तथाकथित एंकर जिन्हें चोला उतार देना चाहिए जर्नलिज्म का, और उन्हें तो प्रवक्ता बन जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, जो टीआरपी के लिए बैठकर टीवी पर नफरत फैला रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर। मैं अब उस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ जो साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे की राजनीति करती है, लोगों को बांटती नहीं है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटेगी नहीं, और महिला सशक्तिकरण का सिर्फ नाटक नहीं करती है, वाकई महिला को सशक्त। महाकुंभ को लेकर जो अफरा तफरी मची, उसकी रिपोर्टिंग सोशल मीडिया पर अलग अलग रंग में पेश की जाने लगी। पहले तो ये नैरेटिव चलाया गया कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश हो रही है, फिर अन्य वक्तों के खेमे में ये चर्चा तेज हो गई कि सरकार हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। बाद में ये बहस इस ओर मुड़ गई कि महाकुंभ में हादसा कोई नई बात नहीं है और पहले हुए हादसों के आंकड़े भी शेयर किए जाने लगे। वहीं रूबिका लियाकत ने तो लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी थी, जबकि उन्हें खुद न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की तरफ से फटकार लग चुकी है। अब वही रूबिका लियाकत लोगों से कह रही हैं कि अफवाहों पर यकीन ना करें।
लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार का बचाव सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये घटना भाजपा की सरकार के दौरान हुई। सोचिए, अगर यही भगदड़ किसी और सरकार के अंडर होती तो क्या नजारा कुछ और नहीं होता। जैसे ये खबर सामने आई कि बगदाद में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चलाया जाने लगा कि इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए। लेकिन मजेदार बात यह है कि अन्य वक्त वही लोग हैं जो आज राजनीति ना करने की बात कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1954 के कुंभ मेले में हुई भगदड़ के लिए नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। तब राजनीति करना सही था, लेकिन आज ये अन्य वक्त कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना हो। कुछ लोग हर हाल में इसमें कोई मुस्लिम एंगल तलाशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद शुरुआती समय में ऐसा कुछ नहीं मिल सका। फिर अचानक ये अफवाह उड़ाई जाने लगी कि लाल झंडे वाले कुछ लोग आए और जानबूझकर लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दिव्य शक्तियों वाले धीरेन्द्र शास्त्री को इस हादसे का पहले से पता क्यों नहीं चला? आखिर उनकी शक्ति कहाँ चली गई? शुरुआती समय में मुख्यधारा मीडिया ने इस घटना को भी छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन एबीपी न्यूज और दैनिक भास्कर, लल्लन टॉप जैसे मीडिया हाउसों ने लगातार इस पर रिपोर्टिंग की। फिर वीडियो सामने आए जिसमें देखा गया कि अनबख्तों का नैरेटिव यही था कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट आई तो उनकी पोल खुल गई। लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। रोते बिलखते ये लोग महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद अपनों को खोज रहे हैं। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया। सर ये घटना है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो तस्वीरें, मुझे जरूर रोना आ रहा है। सोराव पुलिस प्रशासन प्रयागराज, सोराव पुलिस प्रशासन जबरन तोड़ फोड़ मचा के प्रसाद में मिट्टी डाल रही है और पब्लिक को खाने नहीं दे रही है। कह रही है प्रसाद बांटोगे तो 10,000 रुपए जुर्माना पहले जमा करो तो पैसा मिलेगा। सोराव प्रशासन, सोराव थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार तिवारी जबरन गुंडाई के बल पर करा रहे हैं ये सब काम। कह रहे हैं कोई नहीं, देखिए सोराव प्रशासन मिट्टी डाल दिया है इसमें, देखिए सोराव प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में आगे आए हैं। वहां पहुंचे लोगों को जूस शरबत वगैरह पिलाया जा रहा है ताकि उनकी सेवा की जा सके। सर्दी की वजह से श्रद्धालु परेशान हो रहे थे, ऐसे में मस्जिद ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने दरवाजे खोल दिए। बिना किसी मजहबी भेदभाव के अब बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में जाकर रात गुजार रहे हैं। वहीं मुस्लिम दुकानदारों ने भी इंसानियत की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर यात्रियों को सोने की इजाजत दी ताकि वे ठंड से बच सके। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं फरहान मलिक, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।